अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 से लेके 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट और उनकी जो आंसर हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.1 डिफाइन द टर्म्स। अब आपने ये जो फॉलोइंग टर्म्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, इन टर्म्स को डिफ़ाइन करना है। तो आपने क्वेश्चन पेपर पे इस तरह इसको किस तरह से राइट करना है और किस तरह से आपने उससे पहले प्रिपरेशन करनी है। तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको पेपर में मिलेगा और आपको मेमोराइज़ करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को। ये जो डेफिनेशन है इनको हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था 2.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर और उससे जो रिलेटेड लेक्चर्स थे उनमें सीखा भी हुआ है, तो इनको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है और वो यूज़ होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए। यानी सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं नेम दे देता हूँ कि ये वेक्टर ए है। अब एक वेक्टर में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इसी वेक्टर को लिखें कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, यानी उसके दो पार्ट्स हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड जिसको हम लाइट फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी उसकी डायरेक्शन। और जो पार्ट उसकी डायरेक्शन को बताता है वही एक्चुअली उसका यूनिट वेक्टर होता है। यानी ये वाली जो डायरेक्शन है इसको ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर की इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ए यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास फिर किसके इक्वल आएगा? वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमने फार्मूला डेवलप कर लिया यूनिट वेक्टर का, जो कि जनरलाइज भी हम कर सकते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसको रीड भी कर लेते हैं। अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, और ये यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और ये हमने इसका फार्मूला जो है वो डेवलप किया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है पोजीशन वेक्टर, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि नेम से ही लग रहा है कि पोजीशन एंड देन वेक्टर, तो ये फिर ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन ओरिजिन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरे पास पॉइंट पी है जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको मैं कह देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट ए और बी है। यानी ए यूनिट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस और बी यूनिट जो है वो अलोंग वाई एक्सिस। तो ओरिजिन से जो वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा उसको हम कहेंगे कि वो इसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये अगर हम कहें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, आपको पता है। तो ऐसा वेक्टर जो इस ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन बताता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और यूजुअली इसे आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हों तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने लिखना सीखा था। यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल है, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर हम इस पोजीशन वेक्टर को जो है वो किस तरह से लिखते हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट के साथ हम क्या लगा देते हैं? उन एक्सिस की जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको लगा देंगे और इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ए और इसके साथ क्या लगा देंगे हम? जो इसका कोऑर्डिनेट है यूनिट वेक्टर किसका? जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होगा। क्योंकि ये जो वेक्टर ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है पहला ए, ये किसके अलोंग है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस और बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ये हमने सीखा भी था, ये किसके इक्वल आएगा? फिर आर इज़ इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। तो अगर 3 डायमेंशन के अंदर हो तो फिर हम इसके साथ क्या ऐड कर देंगे? जो कि यूनिट वेक्टर है उसको ऐड कर देंगे। और अगर हम कहें कि उसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो सी है, जो कि अलोंग जी एक्सिस होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करते हैं आप इसके एक्स और वाई प्रोजेक्शन जो है ये उसको आप ड्रा करते हैं। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपके सामने एक वेक्टर बनाऊंगा, फिर उस वेक्टर के जो है वो हम कंपोनेंट ड्रा करेंगे। ये देखें, ये एक वेक्टर है, ये मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये लाइन। तो इस वेक्टर की जो अफेक्टिव वैल्यू है अलोंग एक्स डायरेक्शन वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और हमने कंपोनेंट ड्रा करने सीखे भी थे। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो इस वेक्टर की जो अफेक्टिव वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस वो इसका एक्स कंपोनेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर ए है तो ये इसका जो पार्ट है अलोंग एक्स एक्सिस ये इसका एक्स कंपोनेंट, और जो अलोंग वाई होगा वो क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट। तो फिर यहाँ से हमें पता चला कि जो कंपोनेंट हैं वेक्टर के वो क्या होते हैं, एक्चुअली वो उसकी अफेक्टिव वैल्यू होती है गिवन डायरेक्शन के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो कंपोनेंट है। या इन सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरह से समझ लें कि वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है जिस एक्सिस के ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर हम कहते हैं कि वो जो उसका प्रोजेक्शन है उसका जो प्रोजेक्शन है वो उस वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग दैट एक्सिस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2.2 द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। अब इसमें उसने हमसे पहले तो हमें उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, उसने हमें ये बताया कि हमारे पास कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर्स हैं, और इन 3 वेक्टर्स को उसने कहा है कि अगर हम इन 3 वेक्टर्स को ऐड करें तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। अब फिर उनकी जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, इसके लिए इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी। इन वेक्टर्स को हमने ज्वाइन किया है बाय हेड टू टेल रूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए की हेड के साथ वेक्टर बी की टेल मिलाई है हमने, फिर वेक्टर बी के हेड के साथ हमने वेक्टर सी की टेल को ऐड किया। तो जो वेक्टर सी है उसका जो हेड है वो किसके साथ आके फिर मिल रहा है, वो ज्वाइन हो रहा है वेक्टर ए की टेल के साथ। अब अगर हम इनका रिजल्टेंट ड्रा करना चाहें इन 3 वेक्टर का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, फिर वेक्टर ए की टेल यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, तो वो पॉइंट तो पहले से ही आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर हम कोई भी लाइन जो ड्रा नहीं कर सकते, तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। और यहाँ पे ये बात भी देखें कि उसने हमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि अगर तो इनका जो 3 वेक्टर्स हैं उनका जो सम ज़ीरो है, फिर उनकी जो ओरिएंटेशन है सम ज़ीरो है, ये कंडीशन है, और उनकी जो ओरिएंटेशन है उसने हमसे ये रिक्वायर की कि उनकी ओरिएंटेशन क्या बन रही है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो ओरिएंटेशन होती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो अगर ये वेक्टर जो है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे जो एंगल बनेगा, आपको पता है जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। तो यहाँ पे जो हर एंगल है वो फिर कितना बनेगा, वो 60 का बनेगा। अब आपने इसको राइट किस तरह से करना है, ये डायग्राम बनानी है, और इसके लिए जो टेक्स्ट लिखना है वो आपने कुछ इस तरह से लिखना है, इफ़ 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि अभी हमने देखा था इस तरह की जो ओरिएंटेशन बनती है वो ट्रायंगल है, joined by head to tail rule at an angle of 60, their sum will be 0 as shown in figure। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.3 वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक वेक्टर है जो कि लाई कर रहा है किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। तो उसने बताया कि एक वेक्टर जो है ये इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो लाई करता है, एक्स वाई। अब उसने हमसे डिमांड क्या किया, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव। फिर उसने ये पूछा है कि वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उसके जो दोनों कंपोनेंट के साइन है वो नेगेटिव हों। इसको मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ। अगर कोई आपके पास वेक्टर ए है और एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा जो है वो वाई कंपोनेंट। हमने सीखा था कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो दोनों जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं इनके साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट हो तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव और वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे पास दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। और जो फोर्थ कंपोनेंट है इसमें एक्स
के जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आप इस ओरिएंटेशन को देख के फ़ौरन से आंसर को जो है वो समझ गए होंगे कि किस ओरिएंटेशन के लिए जो बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उनके जो साइन है वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर अगर हमारा वेक्टर लाई करे तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आप वेक्टर ड्रा करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। फिर अब आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट, इन पे देखें जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के उनके अपोजिट साइन है, यानी माइनस प्लस और प्लस माइनस। तो इस तरह से आपने वेक्टर ड्रा करने हैं कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये आप देख रहे हैं कि वो नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए जब टेक्स्ट लिखना है आपने वो कुछ इस तरह से लिखना है। केस नंबर 1 यानी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि किस ओरिएंटेशन के लिए उसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, उनके साइन नेगेटिव होंगे। इफ़ अ वेक्टर ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज़ ए एक्स एंड ए वाई विल बी नेगेटिव। एंड जो सेकंड केस उसने पूछा है कि किस ओरिएंटेशन के लिए उसके जो कंपोनेंट हैं उनके साइन अपोजिट होंगे। तो हमने देखा कि अगर वो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके साइन अपोजिट होंगे। इफ़ केस नंबर 2, इफ़ अ वेक्टर ए लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट के साइन हैं वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। Both of its rectangular component ax and ay have in opposite sign as shown in figure। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनके जो साइन है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.4। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो, कि उसने कहा है कि जो वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो, तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकती है। इसको सीखते हैं इस इक्वेशन से जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने की इक्वेशन निकाली थी। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए हो, लेट्स से ये वेक्टर ए है हमारे पास और इस वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर वो पता है आपको ए एक्स और ए वाई बनते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये बताया है कि इसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, हम मान लें कि जो वेक्टर ए है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो। और इस इक्वेशन को जो कि हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सीखी थी उसमें वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यानी ए वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आती है इसको सिंप्लीफाई करें तो वो किसके इक्वल आती है, इसके एक्स कंपोनेंट के। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो तो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है उसका जो सेकंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसके इक्वल होती है, वो ज़ीरो नहीं होती। सिमिलरली अगर हम ये सपोज करें कि जो हमारा वेक्टर है वो ऐसे है अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो फिर क्या होगा, ज़ीरो। और अगर हम एक्स कंपोनेंट को ज़ीरो माने और इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगी, ए वाई के इक्वल आएगी। तो इन दोनों से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होती अगर उसका कोई एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो अब आपने आंसर किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आपने इस सेंटेंस को लिखना है, नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो। तो फिर आपने इसको बताना है कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, और ये दोनों केस जो है वो डिस्कस करने हैं तो आपको इंशाल्लाह फुल क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है तो आसानी के लिए हम कहते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, फिर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ए एक्स एंड ए वाई। अब उसने हमसे ये पूछा है कि क्या ये जो कंपोनेंट बने हैं इसके ए एक्स और ए वाई, क्या इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इस वेक्टर ए से ज़्यादा हो सकती है। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल इसका आंसर है। अगर तो हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, जैसे हमने ये दो कंपोनेंट बताए, तो फिर तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी वेक्टर से जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती। जैसा कि आपने अभी लास्ट स्लाइड पे भी देखा, इसमें दोबारा फार्मूला जो है वो आपके लिए राइट किया कि अगर
हम मान भी लें कि ए कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है और इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें जो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला सीखा था, तो हम देखते हैं कि जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे कंपोनेंट के इक्वल आती है, लेकिन उससे जो है इस कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे बढ़ नहीं सकती। तो अगर उससे नहीं बढ़ सकती तो फिर इसका मतलब ये है कि जो अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के इक्वल तो आ सकती है, लेकिन उससे जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती। इसी तरह से अभी हमने लास्ट शार्ट क्वेश्चन के अंदर जब ए एक्स को ज़ीरो पुट किया था, तो हमारे पास जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है वो इसके वाई कंपोनेंट के इक्वल आती है। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसके किसी कंपोनेंट के इक्वल आती है जब दूसरा उसका कंपोनेंट ज़ीरो, या इन अदर वर्ड्स के जो कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर का, रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। तो आपने इसको स्टेट अब किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने लिखना है नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट हैव a component greater than its magnitude because the components of a vector is always less in magnitude of resultant vector। अगर तो जो है वो ऐसा केस हो कि एक कंपोनेंट ज़ीरो हो तो फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे कंपोनेंट के इक्वल आ जाती है। अब देखें कि अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो ना हो, कोई और कंपोनेंट्स हों, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि उन कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इंक्रीज़ कर सकती है, जिसको सेकंड पार्ट में जो है वो हमने स्टेट किया है। अभी मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ आपको इसकी। यस, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इफ़ वी डू नॉट टेक द केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे ये वेक्टर ए है, मैं कहता हूँ कि इसका मैं कंपोनेंट, अब कंपोनेंट क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनको जोड़ने से एक वेक्टर बनता है वो उसके क्या होते हैं कंपोनेंट। मैं कहता हूँ इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट जो है वो ये है। तो बिल्कुल अगर हम हेड टू टेल रूल से देखें तो मैं कहता हूँ कि लेट से कि ये वेक्टर ए है, तो ये इसका जो दो कंपोनेंट बने ये A1 है और ये जो है ये A2 है। तो अब इस आप डायग्राम से क्लियरली देख रहे हैं कि जो A1 वाला कंपोनेंट है उसकी जो लेंथ है वो A वेक्टर जो है उससे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो A1 की मैग्नीट्यूड होगी वो जो वेक्टर A है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, कोई और कंपोनेंट है अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो तब ये पॉसिबल है कि जो वेक्टर का कंपोनेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो आपने फ़ौरन से इसका आंसर करना है नो। अब नो क्यों, क्योंकि अभी आपने दो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला वो आपने सीख लिया कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। उसके जो कंपोनेंट है हम उनका क्या लेते हैं, स्क्वायर, फिर उनको ऐड करते हैं और फिर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई हमारे पास वेक्टर की ओरिएंटेशन ऐसी है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर है, लेट से जो ax है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी है, तो जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो -5 का स्क्वायर अगर लें तो हम वो +25 आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर वेक्टर का कोई कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो तब भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं आती। क्यों, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं तो हम उसके जो कंपोनेंट की वैल्यू होती है उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, और जब स्क्वायर लें तो जो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है ए और बी, अगर उनको ऐड किया जाए तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल आता है, 0 के। ये हमें गिवन है। व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर। वो कहता है इन वेक्टर्स के जो कंपोनेंट होंगे उनके बारे में क्या ख्याल है। तो इसको ज़रा सीखते हैं। दो वेक्टर हैं जो जिनका सम 0 है, जो कि हमें गिवन कंडीशन है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। अब इस इक्वेशन को देख के आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। यानी इस तरह से कोई केस होगा कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर जो बी है वो बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट लेंथ का है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है।
हमसे उसने रिक्वायर किया है कि उसके जो रेक्टेंगल और उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हम ये कंसीडर करते हैं जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशन के अंदर है, तो उसके जो जो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उसको वेक्टर ए के उसको हमने इस तरह से राइट कर सकते हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो वेक्टर बी की जगह उसके जो कंपोनेंट बनेंगे उसको हम लिख लेते हैं, तो साथ में बाहर एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वेक्टर नेगेटिव साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, तो यहाँ पे हम कंपेयर करें अगर आई कंपोनेंट वेक्टर ए के आई कंपोनेंट ऑफ यानी उसका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है उसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के साथ, सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है उसको वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के साथ, और सिमिलरली जो जी कंपोनेंट है वेक्टर ए का उसको जी कंपोनेंट है वेक्टर बी के साथ। तो हम इस रिज़ल्ट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए एक्स और बी एक्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट उन ये जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो सिमिलर केस है ए वाई और ए जी के लिए। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों जिनका सम जो है वो ज़ीरो हो तो उनके जो कंपोनेंट हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है अपोजिट, और उनकी जो डायरेक्शन अपोजिट है वो इस माइनस साइन से क्या हो रही है इंडिकेट हो रही है। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। इट मीन्स दैट द सम ऑफ टू वेक्टर इज़ ज़ीरो देन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 2.8। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब उसने पूछा है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मैं कह देता हूँ वो वेक्टर ए है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या सर्कमस्टांस होने चाहिए कि इस वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे दो, अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो दोनों जो है उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो हमारे पास इक्वल हो। मैं कहता हूँ कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका जो है वो वाई कंपोनेंट है। स्टेटमेंट को दोबारा से समझ लें कि एक वेक्टर के जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं यानी एक्स और वाई, उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो इक्वल हो। तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल करना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए एक्स है उसका जो कंपोनेंट है एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होनी चाहिए, ए वाई के इक्वल होनी चाहिए। अब इसके लिए हमने फार्मूले जो है वो डेवलप किए थे, अगर आपको याद हो तो उन्हीं फार्मूलाज को मैं लिखता हूँ। ए एक्स और ए वाई को इक्वल करें, ए एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल होता है ए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें कि जो ए और ए ये तो सेम है, मतलब इनकी ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की, तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके अगर उसको डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में सीखा होगा कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल आता है टेन थीटा के। अब इसको रीअरेंज करें तो जो थीटा हमारे पास आएगा वो टेन इनवर्स 1, और आपको पता है टेन इनवर्स 1 जो है वो किस पे होता है वो 45 डिग्री पे होता है। अब ये जो हमारे पास एंगल है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल टू डायमेंशन के अंदर हम निकालते हैं वो वेक्टर का वो एंगल होता है जो कि वो किसके साथ बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और वो एंगल हमने देखा कि वो जो एंगल है वो किसके इक्वल आया 45 के। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाता है तो इस केस के अंदर उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं यानी एक्स और वाई कंपोनेंट उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सेम होगी। तो आपने स्टेट किस तरह से करना है इस फार्मूला के बाद, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 2.9। इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने केयरफुली समझना है और अगले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही कर लेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जिनकी नेचर जो है वो सेम हो, यानी सेम नेचर की जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे देखें हमें दो क्वांटिटी उसने बताई हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों जो क्वांटिटी हैं इनकी नेचर सेम नहीं है, यानी एक वेक्टर है और दूसरी क्या है स्केलर है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने इस तरह से नो में आंसर करना है नो। अब ऐड क्यों नहीं कर सकते इसकी रीज़न भी बताता हूँ। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड टू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज
स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर के पास आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। यानी मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते स्केलर क्वांटिटी में। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंट नेचर की जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.10, कैन यू ऐड ज़ीरो टू अ नल वेक्टर। तो आप फ़ौरन से देख के बता देंगे कि सर जो ज़ीरो है वो क्या है, ये तो एक स्केलर है, नंबर है, और नल वेक्टर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है ये डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ हैं। ज़ीरो एक स्केलर है बट जो नल वेक्टर है वो वेक्टर है, तो हम डिफरेंट नेचर की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो आंसर किस तरह से करना है आपने, नो, ज़ीरो इज़ नॉट एडेड टू अ नल वेक्टर, वाई, बिकॉज 0 is a scalar and null vector is a vector and we cannot add two different uh, physical quantities having different nature। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।